नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम करेंगे एसएससी एचसीएल की सभी शिफ्ट का पूरा विश्लेषण। कौन कौन से सवाल रिपीट हुए, कौन से ट्रिक थे, सब कुछ आज साफ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना धमाकेदार एनालिसिस। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपी पुलिस नॉट एसएससी एचसीएल एग्जाम की पल पल अपडेट के लिए यहाँ पर बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, ये आपसे पूछा गया था। तो भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी ये यहाँ पर किरण बेदी थी। और किरण बेदी 1972 में यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में ये चयनित हुई थी या नियुक्त किया गया था इनको। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और 2 पॉइंट और आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा। किरण बेदी को 28 मई 2016 को यहाँ पर क्या किया गया था, पांडुचेरी की 24वीं राज्यपाल इनको घोषित किया गया था। और ये यहाँ पर रेमन मैग्सेस पुरस्कार से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया था 1994 में। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहे नौटंकी निम्नलिखित में से कौन कह रहा नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ 100% ऑथेंटिक आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो डाउट मन में मत पालिएगा। ये आगामी शिफ्ट में आपके आएंगे क्वेश्चन, आने की में भी संभावना रहेगी, तो इन क्वेश्चंस को जरूर आपको वाच करना है। और देखिए यहाँ पर नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ये कहाँ का है, क्या राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है या बिहार का है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर ये कहाँ का है। भैया जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके आए होंगे, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके अगर उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो आवाज के माध्यम से सुनिएगा। यहाँ पर रासलीला होता है, कजरी होता है, चैपल होता है, जैता होता है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। केरल के लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थेयम, तिरुवितिरा, काली, चक्यार और यहाँ पर ओटामुथुलाल, ये आपके केरल के हो जाते हैं लोक नृत्य। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डोलू, कुथनिया और यक्षगान। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम और बुर्रा कथा, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पूजा पाठ और अनुष्ठानों से संबंधित वेद कौन सा है। तो ये आप लोगों को बताना है कौन सा है यहाँ पर वेद। क्या यहाँ पर ऋग्वेद है या सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है। तो यहाँ पर आप सभी को करेक्ट करना होगा ऑप्शन नंबर सी। भैया पूजा पाठ और अनुष्ठानों से संबंधित वेद यहाँ पर यजुर्वेद है। और पर भी ऋग्वेद में यहाँ पर भक्ति, प्रार्थना, मंत्र या देवताओं के लिए स्तुति हेतु जाना जाता है। और सामवेद की अगर मैं बात करूं तो ये सामवेद यानी कि संगीत और धुन पर आधारित है, जिसको हम लोग धुन कहते हैं। और इसमें यज्ञ के लिए गीतों को गाया जाता है। और यहीं पर अगर यथर्वेद की बात करें यानी वेद की बात करें तो इसमें जीवन की व्यवहारिक जरूरतों और जादुई मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये आपको फैक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय को टिमोर लेस्ते का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर टू ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर ये किसे दिया गया है। तो मैं आपको अगर बताऊं 10 अगस्त 2024 को ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर जो टिमोर लेस्ते का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है ग्रैंड कलर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये सबसे उच्च नागरिक सम्मान अगर पूछ लिया जाए टिमोर लेस्ते, तो ये आपका भैया क्या है, ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर है। और ये सम्मान उन्हें लोक सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान के लिए ये दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है।
यानी भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आप सभी को। मैं बताऊं यहाँ पर भारत के संविधान में जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गई हैं, तो यहाँ पर जो समवर्ती सूची जो है ये आपकी ली गई हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव का जो प्रावधान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव का प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। तो यही वाला जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए होंगे उनका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कितने साल पूरे हुए हैं? तो भैया ये आपके कितने साल, अगर मैं बात करूं इस योजना की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू हुए 10 साल यहां पर कंप्लीट हुए हैं पूरे। यह योजना 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को अगर किए होंगे तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का होगा। इसी निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जब इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिले थे तो सबसे पहले आप बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी स्टेकलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, ये याद करिएगा। और यहाँ पर कुल 7 सदस्य थे, जहाँ पर भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देशों के जो नाम मैंने बताया ये यहाँ पर 7 सदस्य देश है। और ये ईरान देश में दिया गया था। ये ईरान जो है ये यहाँ पर इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो ईरान आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर इसको देखिए, कह रहा पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भैया अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये यहाँ पर मुख्य रूप से राज्य की आदि जनजाति से संबंधित है। यह नृत्य जो है सोलुंग जैसे उत्सव के दौरान किया जाता है और इसका मूल रूप या एक युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद करिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पारंपरिक नृत्य तो मैंने बता दिया है अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश जो भी स्टूडेंट दिए गए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भैया ऑप्शन को पढ़िए, क्या संविधान का पालन करना, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सहकारी समितियों का गठन, ये आपका जो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन में दिया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, तो ये भैया मौलिक कर्तव्य ये नहीं है। ये अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सी के तहत एक मौलिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये सरकारी सहमति जो होती है, इसमें जो संशोधन अधिनियम 2011 में जो हुआ था और इसी संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया यानी कि यहाँ पर 9B के यहाँ पर स्टेट में जोड़ा गया था। तो ये अनुच्छेद 43 के बी में भी जोड़ा गया था। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये मैंने आपको करवा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है? तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था और बड़ी मात्रा में लौह का उपयोग करना, ये भैया सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो कांस्य युग की सभ्यता इसको सिंधु घाटी को कहा जाता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, कांसा, मिट्टी, पत्थर का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, आयरन यानी कि लोहे का उपयोग इस सभ्यता में नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय लौह धातु का उपयोग विकसित नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये यूज ऑफ दिया गया था, यूज ऑफ आयरन
ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करना चाहूँ तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। मेन आप लोग टॉपिक पढ़िए जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में। कह रहा 18वीं शताब्दी में सिख अपने सामूहिक निर्णय कहाँ पर लेते हैं, तो ये भैया अमृतसर में विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर, यानी कि ये स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त के सामने सरबत खालसा नामक सभा में लेते थे। और ये जो सभाएं मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर आमतौर वर्ष में 2 बार बैसाखी और दीपावली के त्योहारों पर ये सभाएं आपकी आयोजित की जाती थीं। और इन सभाओं में किए गए सामूहिक निर्णय को यहाँ पर गुरु के संकल्प यानी कि गुरु संकल्प के नाम से जाना जाता था। और सभी सिख समूहों को इनका पालन करना एक धार्मिक रूप से भागीदारी माना जाता था। ये आप लोग याद करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अमृतसर जो भी स्टूडेंट दिए होंगे उनका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए हैं, तो इंटर्नशिप के अवसर कितने विद्यार्थियों को या लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर बता दूं, बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें अगले 5 वर्षों में यहाँ पर 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पर ये 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि ऑप्शन सी 1 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच हो चुका है। कह रहा पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पर इसकी राजधानी क्या थी, मगध, यानी कि ये आपके क्या है राजगृह, प्राचीन नाम यहाँ पर ग्रीवराज थी, तो इनकी राजधानी पाटिलग्राम जो कि आगे चलकर पाटलिपुत्र बना था। तो ये आपको राइट अगर आंसर की मैं बात करूं तो इसकी राजधानी क्या थी, मगध की पूर्ण राजधानी के रूप में ये जाना गया था। ऑप्शन में जो आपका राजगिरी में दिया गया था, तो राजगृह आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाद में जो मगध के हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु जो थे, इनके शासन काल में राजधानी पाटिल ग्राम को यहाँ पर पाटिलपुत्र किया था, जो कि यहाँ पर स्थानांतरित हुआ था। और बाद में यहाँ पर अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, जो कि ये मगध के पूर्ण राजधानी के रूप में यहाँ पर स्थापित किए थे। तो ये फैक्ट आपको लर्न करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1191 में लड़े गए तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आएगा एकदम 100% उम्मीद रहेगी इस क्वेश्चन की आने की। तो इसका जो पहला युद्ध जो लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट करेक्ट किए होंगे उनका यहाँ पर राइट हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर इंडिया अलोंग विद विच कंट्रीज, इसका मतलब यह भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान किस देश के साथ मिलकर राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान ये किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ये शुरुआत करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर भारत और फ्रांस में संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित जो आपका COP21 सम्मेलन था उसमें लॉन्च किया गया था। तो ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ बनाने के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन में दिया गया था भारत, लेकिन ऑप्शन में फ्रांस दिया गया है। किस देश के साथ मिलकर, तो ये आपका फ्रांस और भारत के साथ मिलकर हुआ था, लेकिन फ्रांस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत ने हॉकी ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 1928। ये क्वेश्चन कई बार मैंने करवाया है, जो भी स्टूडेंट लगातार वीडियोस को देखे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर किए होंगे। तो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक ये 1928 के दौरान दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि स्टर्म ओलंपिक ने जीता था। और इसके अलावा बात करूं तो हॉकी के अलावा 1928 से 1956 का जो साल रहा है इसे स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में भारत के विश्व के सबसे सफल हॉकी
जो यहाँ पर राष्ट्र बन गया था जब लगातार 6 ओलंपिक पदक इस युग यानी कि भारत के द्वारा जीता गया था। पहला 1928 और ये जीता गया था, दूसरा 1932 में लॉस एंजल्स में जीता गया था, फिर 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीता गया था, फिर 1948 में लंदन में, और 1952 हेलसिंकी में जीता गया था, और 19 जो कि 56 में जीता गया था मेलबर्न। ये आपके 6 वर्ल्ड मेडल भारतीय टीम के द्वारा जीते गए थे। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछ ले 1928 MS सिस्टम ओलंपिक में भारत फाइनल में किसको गोल्ड मेडल से हराया था, तो फाइनल में ये आपको नीदरलैंड को 3-0 के बीच में हराया था। तो ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। और वर्ष 2025 में अभी तक कितने पदक जीते हैं भारत हॉकी में, तो भैया ये 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें आपके 8 स्वर्ण हो गया और 1 सिल्वर हो गया और 4 आपके नॉन मेडल भी जीते गए हैं, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, जो कि यहाँ पर 24 का पेरिस हुआ है जिसमें ये भारत के द्वारा जीता गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगर मैं बात करूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवसेन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे, तो ये भैया मैत्रक वंश से संबंधित थे, या फिर मैत्रक, हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैत्रक वंश ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये 475 से 776 ईस्वी तक पश्चिम भारत पर शासन किए हैं, और इसकी राजधानी अगर मैत्रक की पूछे तो बल्लभी था, और आधुनिक में ये गुजरात है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य 100 मिलियन 10 करोड़ जनसंख्या पार कर चुका है, तो भैया यहाँ पर बिहार क्या है, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, कर्नाटक। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक दिया गया था। तो एक बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य यहाँ पर, जिसमें जनसंख्या लगभग 10.38 करोड़ रही थी, तो ऑप्शन ए बिहार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार आबादी के अकॉर्डिंग तीसरे पायदान पर रहा है। अगला कह रहा है बास्केटबॉल ये किस आकार का होता है, तो ये आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो ये गोलाकार होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का अगर मानक आकार पूछा जाए तो भैया आप लोग 7 याद कर लेना, जो इसकी 7 यानी कि ये परिधि जो होती है, परिधि आपकी 29.5 होती है, यानी कि अगर वजन की बात करें तो 620 ग्राम, यानी कि 600, यानी कि ये आपकी गोलाकार जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ मतलब कि जूडो के मैदान प्रतियोगिता का क्षेत्र का आकार कैसा होता है, तो ये भैया वर्गाकार होता है, ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार। जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसे दिसंबर 2024 में मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है, हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर इन दिसंबर 2024, तो ये अजय कुमार भल्ला नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जुलाई 2025 तक पूछा गया था, तो जुलाई 2025 तक भारत में रामसर साइट की जो संख्या है ये 91, यानी ऑप्शन सी 91 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नवंबर 2025 की बात करूं तो ये आपकी संख्या बढ़ करके यहाँ पर 94 हो गई है, और हाल ही में आपके 4 नई साइट शामिल हैं, जो कि यहाँ पर इसके अलावा भारत की 94 रामसर साइट गोगाबिल झील है। तो ये आपकी जो साइट है ये गोगाबिल झील बना है, और ये जो गोगाबिल झील है ये बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और इसके अलावा भारत 6 रामसर स्थलों के साथ तीसरा स्थान यहाँ पर अपना रखता है। पहला तमिलनाडु आता है और जिसमें 20 स्थल हैं, और फिर आपका उत्तर प्रदेश का आता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 10 रामसर स्थल है, और तीसरे स्थान पर बिहार आता है और बिहार में 6 रामसर स्थल हो चुके हैं। और इसके अलावा नवीनतम परिवर्तन के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की स्टार्टिंग हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर दीजिए। कह रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है,
तो इसका मतलब क्या होगा, ये बुझाना या नष्ट करना, ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये इंग्लिश का एंटोनिम आपसे पूछा गया था। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, ये इसका बुझाना या नष्ट करना होता है। और इसके एंटोनिम की अगर बात करूँ तो डेस्ट्रॉय हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, सेटर हो जाएगा, और इसके अलावा डेवेस्टेट हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, व्रैक हो गया, स्मैक्स हो गया, डैमेज हो गया। और ये सारे जितने हैं ये इसके एंटोनिम्स दिए गए हैं। इनको एक बार एक सरसरी निगाह में देख लीजिएगा, इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, इजराइल में भारत के वर्तमान राजदूत कौन हैं, यानी इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल ये कौन बने हैं। इजराइल में भारत के वर्तमान राजदूत जितेंद्र पाल सिंह हैं, जिन्हें जनवरी 2025 में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने पहले विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए विशेष दूत के रूप में कार्य किया है। और सेकंड शिफ्ट में जो इंग्लिश आपकी आई थी, द इडियम एट 6 and 7, ये आपकी पूछी गई थी। तो एट 6 and 7 इसका मतलब जो होता है टू बी इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, डिसऑर्डर और डिसरी, यानी कि अचानक अस्त व्यस्त का अर्थ यानी कि भ्रम व्यवस्था या भ्रम की अवस्था में होना या इसकी स्थिति में होगा। और इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मंस जो है मम्स द वर्ड, यानी मम्स द वर्ड ये इडियम होता है, इसका मतलब ये होता है मीन्स टू कीप क्वाइट और से नथिंग टू कीप अ सीक्रेट, यानी चुप रहना या कुछ न कहना, किसी रहस्य को गुप्त रखना, ये मम्स द वर्ड का यानी कि इडियम होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो इमिनेंट का आपसे यहाँ पर जो पूछा गया था, तो इसका एनिमेंट होता है EMINENT, तो इसका ऑप्शन में ये दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चन जो आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आगामी शिफ्ट, यानी अभी तक पेपर तो आपका 30 नवंबर तक चलने वाला है, तो आगामी शिफ्ट के लिए जो भी स्टूडेंट अभी तक सेशन को एंड तक देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मे भी देखने को मिल जाए, तो एक एक क्वेश्चन पर नज़र बना रखिएगा अपनी सरसरी निगाहों से, अपनी आँखों से, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट एनालिसिस को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए स्मार्ट स्टडी DS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।